हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। मुख्य परीक्षा के लिए कुछ काम कर लिया जाए, है ना। यूपी पीसीएस मेंस खासतौर से जो 2024 का देने वाले हैं वो तो बहुत ज़्यादा सीरियस रहे। बाकी जो 2025 का 2025 तो प्रीलिम्स अभी देंगे, है ना। जो 2024 का मेंस देंगे वो भी देंगे 25 का, और बाकी लोग भी देंगे। तो ये जो मेंस का ये जो सीरीज मैं चला रहा हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है, ठीक है। डे 1 से शुरू करेंगे, जितना भी मुझे समय मिलेगा मैं यहाँ पे एक एक टॉपिक आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है पीसीएस मेंस के लिए कोशिश करूंगा कि जो स्टैटिक पोर्शन है उनको कवर करा दूं, ताकि वो 2024 में, 25 में, 26 में वो हमेशा काम आता रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी जो डायनेमिक चीज़ें होंगी, डायनेमिक क्वेश्चंस रहेंगे, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। और प्रीलिम के लिए भी ये सारे वीडियोस देखना है, ठीक है। और अभी रिसेंट में तो 2024 में पूछा ही था, पीसीएस 2024 में ईसीटी ये पूछा था। वैसे मैंने दिसंबर की करंट पीडीएफ जो है अभी कल ही वीडियो अपलोड किया है, शायद आज ही मॉर्निंग में किया था। तो उसमें भी इन सबको मैंने इन शॉर्ट बताया था, पीटीए एफटीएस जैसा, बट उतना उतना कॉम्प्रीहेंसिव वे में नहीं बताया था, वहाँ पे इन शॉर्ट था। इस वीडियो में ये जो है पीडीएफ, इसमें आपको डिटेल से मिलेगा, ये सारे एग्रीमेंट हम लोग समझेंगे। ये जो व्यापार के एग्रीमेंट है, टॉपिक डे 1 का टॉपिक यही रहेगा, ये पेपर 3 का टॉपिक है, ठीक है। ये जो प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, सेका होता है, सेपा होता है, सेसा पढ़ लीजिए, सेका पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेका, सेपा, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है यूपीपीसीएस का, पेपर 3 के लिए, तो इसको किया जाएगा। तो डे 1 में हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए सीखते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक मोटी मोटी बात जान लीजिए, ये जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं, पीटीए, एफटीए, सेका, सेपा, कस्टम यूनियन, ये सारे एक तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट हैं, व्यापार के समझौते हैं, ठीक है। और जितने भी ये एग्रीमेंट किए जा रहे हैं वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को आसान बनाने के लिए किए जा रहे हैं। इतनी बात हम लोगों को समझ में आती है, यानी जो हमारा एक इन सब एग्रीमेंट का जो एक कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव रहता है, समग्र लक्ष्य जो रहता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव जो रहता है, वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को आसान बनाना है। अब पीटीए में, एफटीए में, सीसा में कुछ कुछ चीज़ों में फ़र्क हो जाता है, वही चीज़ों को हम लोगों को सीखना है। जैसे मैं एक मोटी पिक्चर आपको बताऊं, तो पीटीए की अगर बात करें तो पीटीए में कम सुविधाएं होंगी, एफटीए में सुविधाएं फिर बढ़ जाएंगी। सेसा और सेपा में तो पहला लेटर कॉम्प्रिहेंसिव लिखा ही है, यानी ये व्यापक क्षेत्र का है ना। इसमें व्यापक क्षेत्र कवर किया गया है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट को, ज़्यादा सर्विसेज को यहाँ पे काउंट किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। तो इसमें और ज़्यादा सुविधाएं हो जाएंगी ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेपा में और ज़्यादा यहाँ पे सुविधाएं बढ़ जाएंगी। फिर कस्टम यूनियन और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। उसी तरीके का ही क्रम है। क्लियर है? तो ये तो मोटी मोटी पिक्चर हो गई। अब इसी के दायरे में सब कुछ घूमेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं समझने में। देखो, ये सारे क्या हैं, ये ट्रेड एग्रीमेंट है, सभी अलग अलग तरीके के व्यापार समझौते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है व्यापार आसान बनाना है, एक दूसरे को अपना अपना मार्केट अवेलेबल कराना है ना। बैरियर्स को कम करना है, ये जो टैरिफ चार्ज होते हैं या फिर ड्यूटी चार्जेस होते हैं, इनको समाप्त करना है या फिर कम से कम करना है, ताकि ट्रेड आसान हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके, है ना। सदस्य देशों में जिनके साथ भी एग्रीमेंट किया जाएगा, तो अलग अलग देशों के साथ अलग अलग एग्रीमेंट हैं भारत के। जैसे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ज़्यादातर आपको आपको पीटीए मिलेगा या फिर एफटीए मिलेगा, है ना। अभी हम लोगों ने सेसा पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया के साथ, सेसा के साथ ईसीटीए भी है ना, ईटीसीए, ये जो क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस प्री में। तो ये सारी चीज़ें देख ली जाएंगी। पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए हम लोग ये करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं किसी दूसरे देश के साथ। और पॉलिटिकल एडवांटेज तो होता ही है भाई। तो बिजनेस अच्छा रहता है देशों के बीच में, तो भाई दोस्ती अच्छी रहती है ना। दोस्ती अच्छी रहती है तो अल्टीमेटली सब कुछ फिर अच्छा रहता है उस देश के साथ। आप कहीं भी किसी भी समस्या में हो तो वो आपको देश हमेशा सपोर्ट करता है, तो ये पॉलिटिकल एडवांटेज होता है, ठीक है। तो ये कॉमन ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे सारी चीज़ें। देखो, पहला एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट का जो टाइप है, व्यापार के एग्रीमेंट का जो टाइप है उसका नाम है पीटीए। पीटीए का फुल फॉर्म देखिए, प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इस नाम से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जो शब्द लिखा है प्रीफरेंशियल, तो इसका हिंदी मतलब क्या होता है, प्राथमिकता। यानी आप यहाँ पे कुछ वस्तुओं को, कुछ प्रोडक्ट को या फिर कुछ गुड्स को यहाँ पे प्राथमिकता दे रहे हैं, है ना। कुछ गुड्स या प्रोडक्ट को आप यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हैं। और ये जो प्राथमिकता है, ये कैसी प्राथमिकता, ये ऐसे समझिए, जैसे 100 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, 100 वस्तुएं हैं, दो देश हैं ए और बी, इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड होनी है 100 वस्तुओं की। अगर पीटी एग्रीमेंट करते हैं दोनों देश, तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट बन जाएगा कि हम ये जो 100 वस्तुएं हैं, इनमें से 30 वस्तुएं ऐसी हैं या फिर 20 वस्तुएं ऐसी रखेंगे जिन पर हम ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे, ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे या फिर कम से कम रखेंगे, टैरिफ चार्ज नहीं करेंगे। तो ये जो 30 वस्तुएं हैं, इनको इन दोनों देशों ने क्या कर लिया, प्रेफरेंस दे दिया, है ना, प्राथमिकता दे दी कि हम इन पर नहीं लेंगे ड्यूटी चार्ज। तो इस चीज़ को बोला जाता है पॉजिटिव लिस्ट, ठीक है।
इन 100 में से 3 वस्तुओं को आपने निकाल लिया और उन पर कह दिया कि हम इस पर कोई ड्यूटी चार्ज नहीं रखेंगे या फिर कम से कम रखेंगे, तो ऐसी लिस्ट को, मतलब एक लिस्ट में इन 3 वस्तुओं को डाल दिया जाएगा और ऐसी लिस्ट को बोला जाएगा पॉजिटिव लिस्ट। तो पीटीए का जो कीवर्ड है आपको ये ध्यान रखना है कि पीटीए में पॉजिटिव लिस्ट तैयार की जाती है गुड्स की। ठीक है, ये जो 30 प्रोडक्ट निकल के आए थे जिन पर कोई ड्यूटी चार्ज नहीं लग रहा था आपस में ट्रेड करने के लिए देश ए और बी के बीच में, ऐसी लिस्ट को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लिस्ट। क्लियर है? ये पीटीए का फंडा है। जैसे अगर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो हमारा जो देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ पीटीए साइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का एग्रीमेंट हो जाएगा कि आप 100 वस्तु अगर ट्रेड करते हैं तो 30 वस्तुएं ऐसी रखिए जिस पे हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। तो इंडिया से जो बांग्लादेश में जाएगा, ये जो 30 वस्तुएं हैं इस पर कम से कम टैरिफ होगा, या फिर बांग्लादेश से इंडिया में आएगा तो इन पर कम से कम टैरिफ होगा या फिर नहीं ही होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जीरो टैरिफ भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट की बात है, जैसे भी वहाँ पर रेजुलेशन लिए जाएंगे। लेकिन बाकी जो 70 वस्तुएं हैं, लेकिन जो बाकी 70 वस्तुएं हैं उन पर तो टैरिफ लगेगा, है ना, उन पर टैरिफ लगेगा। तो यहाँ पे 30 को अलग से निकाला गया कि हम भैया इस पर नहीं लेंगे, इसलिए वो पॉजिटिव लिस्ट है। क्लियर है? और यही चीज़ मैं उल्टा कर दूं, 100 वस्तुएं हैं, इनकी ट्रेड होनी है दो देशों के बीच में, ठीक है, और बोल दूं कि भैया हम 30 वस्तुओं पर तो टैरिफ लेंगे, ड्यूटी चार्ज लेंगे, तो ये फिर लिस्ट कैसी हो जाएगी? ये लिस्ट हो जाएगी नेगेटिव लिस्ट, क्योंकि इस पर चार्ज लग रहा है। ठीक है, इन पर चार्ज लग रहा है, तो ऐसी लिस्ट को बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट, और बाकी 70 पर नहीं लगेगा। तो इस तरह का एग्रीमेंट जो होता है उसे बोलते हैं एफटीए। आगे जो हम लोग समझने वाले हैं उसे बोलते हैं एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, लेकिन ये पीटीए से ज़्यादा व्यापक है, पीटीए से बड़ा है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, गुड्स की नेगेटिव लिस्ट बनाई जाती है, यही कीवर्ड है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्री में पूछेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव लिखेगा, और बाकी मेंस में अगर आएगा तो आपको ये पूरा लिख के वहाँ पे बताना पड़ेगा और मार्क करके बताना पड़ेगा, काले पेन से अंडरलाइन कर देना, वो वही चेक ही करेगा बस। और इसी नेगेटिव लिस्ट को एक्सक्लूजन लिस्ट भी कहते हैं। नेगेटिव लिस्ट का हम लोगों ने अभी ऊपर समझा, इसका मतलब है कि किन किन वस्तुओं पर टैरिफ चार्ज या फिर ड्यूटी चार्ज लगना है, ऐसी वस्तुओं की लिस्ट रहती है। इसको एग्जाम्पल से समझिए, एक बार वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर से समझिए। जैसे 100 वस्तुएं हैं, 100 गुड्स हैं, मान लीजिए 20 वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर टैरिफ ड्यूटी हम ख़त्म ही नहीं कर सकते, उन पर हमें चार्ज लगाना ही लगाना है। तो ये जो 20 गुड्स की लिस्ट बनेगी इसे बोलेंगे नेगेटिव लिस्ट। इन पर क्या लगना है? इन पर ड्यूटी लगना है। ठीक है, ड्यूटी लगना है। तो बाकी कितने पे ड्यूटी नहीं लग रही है? 80 पे ड्यूटी नहीं लग रही है। यही मतलब हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ में आपको यहाँ पे बताऊँ तो पीटीए में मान लीजिए कितना हम लोगों ने, मान लो वहाँ पे भी 20 ही मान लीजिए। ठीक है, वहाँ पे 20 गुड्स ऐसे थे जिन पर ड्यूटी नहीं लगनी थी, तभी तो पॉजिटिव लिस्ट थी, क्योंकि ड्यूटी नहीं लग रही थी। और एफटीए में क्या है कि 20 यहाँ पे वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर ड्यूटी लगनी है, तो लगनी कितने पे नहीं है? 80 पे। तो मैं एफटीए के बगल में यहाँ पे 80 लिख दूँ, क्योंकि 20 पे, पीटीए में 20 पर नहीं लग रहा था, 20 वस्तुओं पर नहीं लग रहा था टैरिफ या फिर ड्यूटी, और एफटीए में 80 पर नहीं लग रहा है। तो एफटीए आपको क्या दिख रहा है? एफटीए ज़्यादा बड़ा दिख रहा है पीटीए से। यानी एफटीए में ये जो 20 प्रोडक्ट एक्सक्लूड किए थे ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो गुड्स, उनको उन पर चार्ज लगाना ही लगाना पड़ेगा, इसलिए बहुत सारी चीज़ें एफटीए के अंदर आती हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो मैं उम्मीद करूँगा ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिस्ट का फंड है ये आप समझ पाएँ। और क्या है यहाँ पे, यही 20 गुड्स की लिस्ट होगी अगर एफटीए का एग्रीमेंट होगा। ठीक है, इसलिए नेगेटिव लिस्ट है। क्लियर? अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो पीटीए में ऐसे गुड्स की लिस्ट तैयार होती है जिन पर ड्यूटी चार्ज नहीं लगते हैं। ठीक है, इसलिए वो पॉजिटिव लिस्ट है। और एफटीए में ऐसी लिस्ट तैयार की जाती है जिन पर ड्यूटी चार्ज होती है। ठीक है, इसलिए नेगेटिव लिस्ट है। सिंपल फंडा, लिस्ट है ना, लिस्ट की वजह से ये नेगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ रहा है, लिस्ट में प्रोडक्ट कैसे हैं। चलिए नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे है सेसा। सेसा पढ़िए या फिर सेका पढ़िए। सेका में एक शब्द कॉम्प्रिहेंसिव लिखा है। कॉम्प्रिहेंसिव से पता चल रहा है भाई ये बहुत व्यापक है। तो व्यापक किससे होगा? पीटीए से तो ज़्यादा ही व्यापक होगा, एफटीए से ज़्यादा व्यापक होगा। यानी यहाँ पे जो टैरिफ, वस्तुओं पर टैरिफ जो लग रहे थे एफटीए में, वहाँ पे मान लो 30 वस्तुओं पर लग रहे थे, तो यहाँ पे हो सकता है 20 वस्तुओं पर लगे टैरिफ। ठीक है, तो 30 वस्तुओं पर लगना और 20 वस्तुओं पर लगना टैरिफ कौन अच्छा होगा? 20 वस्तुओं पर ज़्यादा अच्छा होगा ना, क्योंकि वस्तुएं यहाँ पे कम है। 30 वस्तुओं पर टैरिफ लग रहा, इसमें तो नुकसान है। 20 वस्तुओं पर लग रहा, कुछ तो यहाँ पे फ़ायदा है, 10 वस्तुओं से तो बचे हम लोग। तो एफटीए में और सेका में बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव लिस्ट रहती है, जैसा आपने
FTA में पढ़ा, इसमें भी नेगेटिव लिस्ट बनाई जाती है लाइक FTA। फिर फ़र्क क्या है इन दोनों में? फ़र्क है नंबर ऑफ गुड्स का, जो अभी हम लोगों ने सीखा है 20 और 30 का। नेगेटिव लिस्ट जो बनेगी सेसा के अंतर्गत, उसमें गुड्स की जो संख्या है वो कम रहेगी। FTA में जैसे 30 थे प्रोडक्ट, यहाँ पे हो सकता है 20 ही रहें, तो 20 रहेंगे तो ये ज़्यादा व्यापक हो गया ना FTA से। क्लियर है? जैसे FTA में नेगेटिव लिस्ट में 100 गुड्स में से 30 गुड्स पर ड्यूटी लग रही है, वहीं सेसा में केवल 20 गुड्स पर ही ड्यूटी लगेगी, इसलिए सेसा ज़्यादा व्यापक है FTA से। क्लियर है? कुल मिलाकर नेगेटिव लिस्ट जो है जितनी छोटी रहेगी उतना व्यापक एग्रीमेंट रहेगा, ऑब्वियस है। और एक चीज़ जो की पॉइंट है, जो परीक्षा में पूछा जाएगा खासतौर से प्रीलिम में, सेसा में मोस्टली जो है ये वस्तुओं की ट्रेड की जाती है। ठीक है, इस एग्रीमेंट के तहत ज़्यादातर लिखा हूँ मोस्टली गुड्स के साथ यहाँ पे ट्रेड होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक ग्राफ और हम लोगों ने सीख लिया। तो अभी सबसे छोटा हम लोगों ने FTA पढ़ा था, फिर उससे ज़्यादा व्यापक हमने FTA पढ़ा, फिर उससे ज़्यादा हम लोगों ने सेका पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग सेपा पढ़ेंगे तो ये गोला और यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि सेपा में यहाँ पे और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। कैसे कॉम्प्रिहेंसिव होगा? ऐसे, ये तो समझ लिया FTA PTA सेसा से ज़्यादा व्यापक। कैसे? यहाँ पर समझिए। आपने सेका में क्या देखा था? सिर्फ गुड्स को वहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, है ना, वस्तुओं को। लेकिन सेपा यानी जो पार्टनरशिप है, एक शब्द लिखा ना, पार्टनरशिप बहुत बड़ी चीज़ है भाई। पुष्पा मूवी देखे हैं ना, बोलते हैं ना 5% में 10% में काम नहीं होगा, अब सीधा हम 50% का पार्टनर बनेंगे। तो पार्टनर बड़ी चीज़ है। तो पार्टनर में कैसे व्यापक हो रहा है यहाँ पे देखिए। गुड्स के अलावा वस्तुओं के साथ साथ यहाँ पे सर्विस को भी इंक्लूड किया जाता है, इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है। इस वजह से यहाँ पे सेपा बहुत बड़ी चीज़ है सेका की अपेक्षा। इसलिए हर एक कंट्री क्या किसके लिए दौड़ रही है? सेपा के लिए। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ का, मतलब ज़्यादातर कंट्रीज़ का सर्विस सेक्टर जो है वो थोड़ा बेटर ही होता है, और भारत में तो सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है, इसलिए सेपा को प्रेफर करता है। भारत तो हमेशा सेपा को प्रेफर करता है, लेकिन एग्रीमेंट हो नहीं पाते सब देशों के साथ, वो अलग बात है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे सर्विस में अच्छे हैं, इसलिए सेपा हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अब ये बताना है आपको कि सेपा किसके साथ है। मैंने दिसंबर की करंट अफेयर्स पीडीएफ में बताया है कि सेपा एग्रीमेंट जो है हमारा किस देश के साथ है? साउथ कोरिया के साथ है ना। बताइएगा कि सिंगापुर के साथ कौन सा हमारा एग्रीमेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये समझ में आया? सेपा में और भी सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए, व्यापार के लिए, सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड हो गई हैं, इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है इसमें। ठीक, सेका में ऐसा नहीं था। सेका में सिर्फ गुड्स था। कस्टम यूनियन देखिए, अब और घनिष्ठता हो गई है देशों के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे 3-4 देश मिलकर एक गुट बना लेते हैं और आपस में एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, आपस में कैसा एग्रीमेंट कि भाई हम एक दूसरे के साथ तो कोई भी टैरिफ चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी टैरिफ चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन अगर बाहर का देश कोई गुट वाले देशों में अगर ट्रेड करता है तो उससे फिर हम टैरिफ लेंगे, और टैरिफ रहेगा सेम। कैसी है सेम वाली बात? क्या है पहले यहाँ पे समझिए। लेकिन गुड से बाहर के देश के साथ गुड वाले सभी देश सिमिलर ड्यूटी चार्ज करते हैं। इस सिमिलर ड्यूटी की पॉइंट है आपके लिए, ध्यान रखना है। सिमिलर ड्यूटी की पॉइंट, सिमिलर ड्यूटी का क्या मतलब है? जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे इंडिया है ना, इंडिया ये कस्टम यूनियन है, ये एग्जांपल है कस्टम यूनियन का। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, लिसोटो, स्वाजिलैंड, ये कस्टम यूनियन अपना बनाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपस में जो भी ट्रेड होता है एक दूसरे के साथ, ये कोई चार्ज नहीं करते हैं। चार्ज करते होंगे तो फिर बहुत मिनिमल करते होंगे, लेकिन एक जैसा ही होता होगा। लेकिन इंडिया अगर ट्रेड करता है तो सभी देश मिलके इससे 10% या फिर 20% का ड्यूटी चार्ज लेंगे या फिर टैरिफ चार्ज लेंगे। तो मान लो इंडिया ने नामीबिया के साथ किया तो नामीबिया ने 10% ले लिया। मान लो बोत्सवाना ने किया तो ऐसा नहीं है कि बोत्सवाना के साथ इंडिया अलग से बात करके 5% में सेटिंग कर ले। ऐसा नहीं होगा, 10% ही बोत्सवाना चार्ज करेगा, क्योंकि ये कस्टम यूनियन का भाग है बोत्सवाना। तो जितना नामीबिया के साथ चार्ज लग रहा है इंडिया का, उतना ही बोत्सवाना को भी लेना पड़ेगा, उतना ही साउथ अफ्रीका को भी लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है सिमिलर ड्यूटी, है ना, सिमिलर ड्यूटी। तो कस्टम यूनियन भी देख लिया, ये और ज़्यादा व्यापक है भाई। यहाँ पे जीरो ड्यूटी हो जाती है या फिर मिनिमल हो जाती है, और बाहरी देश के साथ कॉमन टैरिफ यहाँ पे लगता है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे एक ग्राफ फिर से एक इंक्रीमेंट हो गया कस्टम यूनियन का, ये सेपा से भी व्यापक है। ओके, अब कॉमन मार्केट आ जाइए। कॉमन मार्केट और बड़ी चीज़ हो जाती है भाई। कस्टम यूनियन तक जो था वो सब तो रहेगा ही, है ना। कस्टम यूनियन तक जो फीचर्स थे वो तो रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल भी हो जाता है। किन्हीं देशों के बीच में कॉमन मार्केट का एग्रीमेंट रहता है 4-6 देशों के पास,
तो उन 4-6 देशों के जो लेबर है ना, तो वहाँ पे फ्री मूवमेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रेड करने में। तो यहाँ पे की पॉइंट याद रखना, कॉमन मार्केट में लेबर जो है, श्रम बल जो है, यहाँ पे इनका भी फ्री मूवमेंट रहता है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें तो रहेंगी, समझ में आया। आप इकोनॉमिक यूनियन आ जाइए भैया, यहाँ पे तो और सारे देश यहाँ पे मिलके एक बड़ा सा संगठन बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं। मतलब कॉमन मार्केट तक तो रहेगा ही रहेगा सब कुछ, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल तो रहेगा ही, जीरो टैरिफ वगैरह रहेगी या फिर मिनिमल टैरिफ रहेगा ही। उसके साथ साथ ये सब देश मिलके एक कॉमन फिजिकल पॉलिसी भी यहाँ पे बना लेंगे या फिर मॉनेटरी पॉलिसी बना लेंगे, ठीक है, मिलकर डिसाइड करेंगे। और इनकी एक कॉमन करेंसी भी हो सकती है, जैसे हम लोग यूरो जोन पढ़ते हैं, यूरो जोन में जितनी भी कंट्रीज हैं सेम करेंसी है कि नहीं, है ना। तो ये इकोनॉमिक यूनियन होती है, ये सबसे ज़्यादा व्यापक होता है। तो ये सारे यहाँ पे हम लोगों ने देखा एग्रीमेंट ट्रेड के जो है वो क्या क्या होता है। सबसे पहले पीटीए देगा, इसमें पॉजिटिव लिस्ट बनती है, एफटीए में नेगेटिव लिस्ट बनती है। पॉजिटिव लिस्ट का मतलब यहाँ पे वैसे प्रोडक्ट रहते हैं जिन पर ट्रेड नहीं टैरिफ नहीं लगता है। एफटीए में ऐसी लिस्ट बनती है जिन पर लगता है ना, जिन पर लगता है। सीसा एफटीए से और व्यापक है, यहाँ पे गुड्स का यहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है। सेपा में इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है, साथ साथ में सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है। और इकोनॉमिक यूनियन आपने यूरो जोन से समझा, क्लियर है। तो ये पूरा ये सारे जितने भी तरीके के एग्रीमेंट थे हम लोगों ने सीखा है, मुख्य परीक्षा के लिए आपको काम आएगा, बिल्कुल आएगा। और वीडियो को सपोर्ट करते रहे, चैनल को सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, डे 2 में। ये डे 1 का टॉपिक था। थैंक यू बहुत बहुत आप लोगों का।